हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। माई सेल्फ मनमोहन शर्मा। और हम पढ़ेंगे आज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। सो चैप्टर का नाम लिखेंगे So, constitutional can be genuinely called rigid or flexible on the ground of its amending and adaptability to the time. नेहरू जी ने ये बोला था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कि संविधान ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि वो आने वाले टाइम पर अपने आप को अडेप्ट नहीं कर पाए सिचुएशन एंड सर्कमस्टांसिस के अकॉर्डिंग। और संविधान इतना भी रिजिड, इतना भी फ्लेक्सिबल नहीं होना चाहिए कि इसको इजीली तोड़ मरोड़ के पेश किया जाए। अलग अलग देशों में संविधान को संशोधित करने के, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के अलग अलग प्रोसीजर होते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी कॉल्ड बोथ रिजिड एंड फ्लेक्सिबल साइमल्टेनियसली। सिंस इंडिया इज ए क्वेजाई फेडरल नेशन और अर्ध संघात्मक प्रणाली है हमारी, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करने का प्रोसीजर उतना डिफिकल्ट नहीं है जितना जो फेडरल नेशन होते हैं लाइक अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, उनका होता है। तो सबसे पहले तो हम ये डिफरेंस समझेंगे कि और देशों के संविधान संशोधन करने के तरीके में, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करने के तरीके में और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करने के तरीके में क्या क्या डिफरेंस हो सकते हैं। सबसे पहले तो अपन ये समझेंगे, ये लिखेंगे यहाँ पे, कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी कॉल्ड rigid or flexible on the ground of its power of amendment, its amendability। जो संघात्मक संविधान होते हैं, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं, उनको अमेंड करना टफ होता है। लेट्स से अगर अमेरिका की बात करें तो वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन होते हैं, यानी कि 2/3 स्टेट्स रेटिफाई करेंगे तो ही वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया जा सकता है। अदर एग्जाम्पल्स अगर मुझे ठीक से याद है जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशंस होते हैं, बल्गारिया, चाइली, लैटिन अमेरिकन देशों में कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन के थ्रू ही किया जाता है। अन्य जो देश हैं लाइक ऑस्ट्रेलिया, जापान, स्विट्जरलैंड, यहाँ पे रेफरेंडम होता है, यानी कि जनता की सहमति से ही संविधान में संशोधन होते हैं। बट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज वेरी स्पेसिफिक इन दैट पार्लेंस। भारत का संविधान बहुत ही स्पेसिफिक है इस मामले में, बिकॉज भारत के संविधान में संविधान को संशोधित करने की लगभग लगभग पूरी ताकत संसद के पास है। इसके लिए अलग से संविधान सभा, संविधान कन्वेंशन, कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन या फिर कोई रेफरेंडम की आवश्यकता नहीं होगी। इट इज़ नॉट कंपलसरी। गवर्नमेंट ले तो ले, रेफरेंडम करवाए तो करवाए, बट इट इज़ नॉट कंपलसरी अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। So Article 368 especially borrowed from South Africa, but other than this Article 368, there are multiple provisions regarding the Constitution amendment. Okay, so first of all ये हमको समझना है, तो यहाँ पे लिखेंगे generally federal constitution like USA and others, में मैं एग्जांपल्स लिख देता हूँ आपको। लैटिन अमेरिकन देश इसमें आते हैं,
बल्गारिया, चाइली, अर्जेंटीना, इन देशों में संविधान को संशोधित करने का प्रोसीजर एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स है और डिफिकल्ट है. दे आर कॉल्ड रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन. जनरली फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन लाइक दिस आर कॉल्ड रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है. तो जैसे अमेरिका का हम डिस्कस करते हैं, तो यूएसए में क्या होता है, अमेंडमेंट के लिए 2/3 रेटिफिकेशन ऑफ स्टेट्स जरूरी है. यानी कि लगभग लगभग 50 स्टेट्स अमेरिका में हैं, तो 33 स्टेट्स या 33 स्टेट्स जो है वो अगर रेटिफाई करेंगे संविधान संशोधन के लिए, तभी संविधान का संशोधन होगा, नहीं तो नहीं होगा. जबकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इवन फेडरल प्रोविजन में भी मोर देन हाफ है, यानी कि आधे से अधिक है. और उसमें भी आधे से अधिक में भी आधे जो राज्य हैं वो छोटे राज्य हो सकते हैं. लेट्स से यूपी, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, राजस्थान ये सब नहीं है. और मणिपुर, मिजोरम, उड़ीसा, झारखंड और ये स्टेट्स जो है वो रेटिफाई कर देते हैं तो भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हो जाएगा. नॉट विदस्टैंडिंग देयर पॉपुलेशन और द मेंबर्स इन देयर लेजिस्लेटिव असेंबली. उनकी लेजिस्लेटिव असेंबली में कितने मेंबर हैं, कितनी पॉपुलेशन है, ये मायने नहीं रखता है. सो इट्स काइंड ऑफ बायस्ड कंट्रोल इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है. सो ये रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन कौन से होते हैं, ये समझ में आया. तो यहाँ पे लिखेंगे दे जनरली रिलाई ऑन, ये शब्द का यहाँ पे उपयोग किया जाता है. टेक्स्ट बुक आंसर है कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन. दे जनरली रिलाई ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन. ठीक है. चलो, लिखा है यहाँ तक आपने. अब लिखेंगे इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया, जापान, स्विट्जरलैंड. यहाँ पे क्या होता है, रेफरेंडम होता है. यानी कि जनता से पूछा जाएगा कि आप आपके देश में ये संविधान संशोधन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए. तो ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड स्विट्जरलैंड यहाँ पर संविधान में संशोधन करने के लिए क्या चाहिए, रेफरेंडम चाहिए. अब बात करेंगे हम इंडिया की कि इंडिया में संविधान को संशोधित करने के क्या प्रोसीजर है. सो वेरी सिंपल है. पहली बात तो ये कि इंडिया में संविधान को केवल और केवल यूनियन पार्लियामेंट ही कर सकती है. यानी कि संविधान को संशोधित करने का प्रस्ताव भी या तो लोकसभा रख सकती है या राज्यसभा रख सकती है. स्टेट लेजिस्लेचर, राज्य की जो विधानसभा है, वो संविधान को संशोधित करने का प्रस्ताव नहीं रख सकती हैं. दे कैन आस्क फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट टू मेक अ मूव, या फिर वो कह सकती है स्टेट गवर्नमेंट बाय द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, जो राज्यसभा में उनका रिप्रेजेंटेटिव करते हैं, कि आप संविधान में ये संशोधित करें. वो अपनी विधानसभा में जो है वो संविधान संशोधन का प्रस्ताव नहीं रख सकते. तो यहाँ पे अपन एक एक करके लिखेंगे. इन इंडिया, पहला तो हम सबसे इंपॉर्टेंट यही लिखेंगे,
only union parliament has the power to introduce a bill for amending the constitution। और यूनियन पार्लियामेंट का मतलब है वेदर लोकसभा और राज्यसभा। मनी बिल में ऐसा होता है कि केवल लोकसभा में ही रखा जाता है, वाइस प्रेसिडेंट को हटाने वाले बिल में ऐसा होता है केवल राज्यसभा में ही इंट्रोड्यूस किया जाएगा। लोकसभा स्पीकर के लिए भी ऐसे ही प्रावधान है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल संसद के दोनों हाउस में रखा जा सकता है। सो यहाँ पे लिखेंगे इन एनी हाउस वेदर लोकसभा और राज्यसभा। इन एनी हाउस वेदर लोकसभा और राज्यसभा। सेकंड थिंग है, जरूरी नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट गवर्नमेंट ही करे, यानी कि कोई भी मंत्री के द्वारा ही संविधान संशोधन का विधेयक रखा जाए आवश्यक नहीं है। सो प्राइवेट मेंबर कैन आल्सो इंट्रोड्यूस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल प्रोवाइडेड देयर मेंबरशिप। ठीक है, अब उसके लिए 1 महीने का नोटिस लेना होता है, फ्राइडे के दिन ही वो डिस्कस होगा। उसमें भी अगर बहुत सारे बिल्स हैं तो लॉटरी होगा। दोज आर सब्जेक्ट प्रोविजंस, बट प्राइवेट मेंबर कैन इशू इंट्रोड्यूस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो यहाँ पे ये भी लिखेंगे हम, प्राइवेट मेंबर्स कैन इंट्रोड्यूस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। अब इसके लिए क्या लेनी होती है, जनरली दे आस्क फॉर लीव, यानी कि परमिशन लेनी होगी आपको किससे, प्रिसाइडिंग ऑफिसर से। जिस भी हाउस में आप इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, लेट्स से लोकसभा में करना चाहते हैं तो लोकसभा के चेयरमैन स्पीकर, और राज्यसभा में करना चाहते हैं तो वाइस प्रेसिडेंट या फिर जो भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर है डेप्यूटी चेयरमैन, उनसे आपको क्या परमिशन लेनी होगी। दूसरा है 1 मंथ प्रायर नोटिस। 1 महीने पहले आपको नोटिस देना होगा। ये इंटरेस्टिंग है बहुत। अभी तक केवल 14 ही प्राइवेट मेंबर बिल्स हैं जो पास हुए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं, बिल। ठीक है, ऑर्डिनरी बिल्स, अमेंडमेंट को तो भूल ही जाओ आप। ठीक है, तो 1 मंथ प्रायर नोटिस होगा, जनरली डिस्कस्ड ऑन फ्राइडे। फ्राइडे में भी अल्टरनेटिव फ्राइडे और उसमें भी लॉटरी, तो कॉम्प्लेक्स हो जाता है। ड्रॉ ए लॉट नाम की एक टर्म होती है, रूल्स ऑफ प्रोसीजर इन पार्लियामेंट। इसका मतलब होता है कि जब बहुत सारे विधेयक या बिल्स पेंडिंग होते हैं तो फिर लॉटरी के माध्यम से उनको डिसाइड किया जाता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है इसमें, जो डिस्कस्ड ऑन फ्राइडे। एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर कोई प्राइवेट मेंबर बिल, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल और नॉर्मल ऑर्डिनरी बिल अगर किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस करता तो उसकी ड्राफ्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी की पूरी उसी की होती है। ठीक है, यानी कि दे में गेट हेल्प फ्रॉम सेक्रेटरीट, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी रहेगी। तो ये भी आपको याद रखना है, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है एक्चुअली। तो यहाँ पे लिखेंगे इन केस ऑफ प्राइवेट मेंबर बिल्स, प्राइवेट मेंबर
draft of will is his responsibility तो विल को ड्राफ्ट करने की रेस्पॉन्सिबिलिटी पूरी की पूरी उनकी है फिर, ठीक है। बट प्राइवेट मेंबर कैन इंट्रोड्यूस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड नीड टू रिमेंबर बाय यू। चलो, ये समझ में आया। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि both houses of parliament have equal power regarding the constitution amendment bill, ठीक है। तो ये कुछ पर्टिकुलर बातें हैं जो मैं आपको लिखवा रहा हूँ। अगला लिखेंगे, both houses have equal powers regarding constitution amendment bills। संविधान संशोधन के मामले में दोनों सदनों के पास समान ताकत है, ठीक है। बोथ हाउसेस हैव इक्वल पावर्स रिगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल्स, ये भी आपको इसमें याद रखना है। अब क्वेश्चन है कि क्या भारत में जो संविधान है उसको संशोधित करने का तरीका कॉम्प्लेक्स है, आसान है या कैसा है, तो हम उसको पढ़ेंगे। तो कुछ पॉइंट्स पर हमारा संविधान हमें बहुत फ्लेक्सिबल दिखता है, कुछ पॉइंट्स पर हमारा संविधान हमें बहुत रिजिड दिखता है। सो हम पढ़ेंगे when our constitution is flexible, when our constitution is rigid। सो इसके फेवर में लिखेंगे, पहला लिखेंगे फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है जहां पे संविधान को साधारण बहुमत सिंपल मेजोरिटी से ही अमेंड किया जा सके। तो यहाँ पे लिखेंगे some provisions of constitution can be amended by सिंपल मेजॉरिटी। संविधान के कुछ प्रस्ताव ऐसे हैं जो साधारण बहुमत के साथ ही संशोधित किए जा सकते हैं। दे आर नॉट डीम्ड एज कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368। सो इसका मतलब क्या बताओ, मोर देन हाफ ऑफ, ये तो मैं आपको बता चुका हूं पहले ही, प्रेजेंट एंड वोटिंग, मोर देन हाफ ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, यानी उपस्थित और वोट डालने वालों में आधे से अधिक लोगों ने भी अगर कहा तो वो संविधान संशोधन उस सदन में हो जाएगा। अब इसके प्रावधान कौन कौन से हैं, ये बहुत बड़ी एक लिस्ट है, एग्जॉस्टिव लिस्ट में आपको दे देता हूँ, वन बाई वन करके हम लिखते हैं ये। सो सबसे पहला है आर्टिकल 2। आर्टिकल 2 में है एस्टैब्लिशमेंट एंड एडमिशन एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स, नए राज्यों को बनाना या नए राज्यों का एडमिशन करना। जैसे आपको अगर याद हो तो 35th अमेंडमेंट एक्ट ने सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया था। उससे पहले आर्टिकल 2A में वो लिखा गया था 34th में, 1975 की बात है ये। एंड उस वक्त वो एसोसिएट स्टेट बना था जिसके लिए एक सेपरेट शेड्यूल बनाया था। एक तो है एडमिशन एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स,
यानी कि नए राज्यों का विलय। उसके बाद है आर्टिकल 3। आर्टिकल 3 में है पार्लियामेंट बाय लॉ कैन change the boundary of state, name the name of the state, can bifurcate, दो राज्यों को अलग कर सकती है, एक राज्य में दो राज्यों का एकीकरण कर सकती है। तो यहाँ पे आ जाएगा पार्लियामेंट बाय लॉ कैन, पहला है चेंज द नेम ऑफ स्टेट, नेम एंड बाउंड्री ऑफ स्टेट। दूसरा है डिवीजन, तीसरा है इंटीग्रेशन ऑफ स्टेट। ऑफ ठीक है, तो ये आर्टिकल 3 में जो है आता है। आर्टिकल 4 कहता है कि मतलब इसका प्रोसीजर क्या होगा, तो इसके लिए प्रायर सैंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट जरूरी है। उसके बाद प्रेसिडेंट जो जो स्टेट अफेक्ट होगा उसके पास उसको प्रस्ताव को भेजेगा कि भाई तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। लेट्स से राजस्थान का कोई एक नया स्टेट राजस्थान में से बनाना है, तो लेकिन प्रेसिडेंट उसको मानने के लिए बाउंड नहीं है। ओके, सो ऑब्वियसली बात है, कोई भी स्टेट में से नया स्टेट बनेगा तो वहाँ की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो इस प्रस्ताव को मानेगी नहीं। तो ये कुछ जो प्रोविजंस हैं वो आर्टिकल 4 में लिखे हुए हैं। और आर्टिकल 4 क्या कहता है कि अगर ऐसा कुछ करते हो आप 2 और 3 में, तो सप्लीमेंटल, इंसिडेंटल और कॉन्सिक्वेंशियल चेंजेस जो होंगे वो शेड्यूल 1 और शेड्यूल 4 में ऑटोमेटिक होंगे, विदाउट एनी फॉर्मेलिटीज ऑफ अमेंडमेंट। ठीक है, तो आर्टिकल 4 भी जो है वो अगर अमेंड करना है आपको तो वो भी इसमें ही आता है। अगला है आर्टिकल 4, लॉ मेड फॉर पर्पज, लॉ मेड फॉर पर्पज ऑफ आर्टिकल 2 एंड 3 ऑटोमेटिकली चेंज। शेड्यूल 1 में चेंज होगा क्योंकि वहां पे स्टेट्स के नेम है, शेड्यूल 1। और शेड्यूल 4 में भी चेंज होगा क्योंकि वहां पर राज्यसभा के मेंबर्स हैं, विदाउट एनी फॉर्मेलिटीज ऑफ अमेंडमेंट। तो ये तो खुद ही कह रहा है कि अमेंडमेंट की जरूरत नहीं है भाई। अब इसमें वो हम अभी हम अमेंडमेंट पढ़ रहे हैं, ये नहीं पढ़ रहे हैं, नहीं तो उसमें अपन लिखते कि प्रेसिडेंट शुड टेक opinions of the concerned state but he is not bound to act in accordance with the advice and supervision of the state। वो अभी हम नहीं लिख रहे हैं। तो ये आर्टिकल 2, 3, 4 जो है वो अमेंड होंगे, वो सिंपल मेजोरिटी से होंगे। उसके बाद अगला जो है वो है कंटिन्यूएशन एंड टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप। यानी कि नागरिकता को जारी रखने और नागरिकता को खत्म करने के जो प्रावधान है आर्टिकल 5 से लेकर के और 11 तक, फ्रॉम आर्टिकल 5 to 11, पार्ट 2 में जो नागरिकता के प्रावधान है उनमें अगर कोई अमेंडमेंट करना है तो वो भी सिंपल मेजोरिटी से ही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला है, उसके बाद अगले बहुत सारे हैं इसमें, एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा हैं। ठीक है, तो जैसे मुझे जो याद आते जाते हैं मैं बताता चलता हूँ, बहुत बड़ी लिस्ट है एक्चुअली ये। जैसे आपका एक है कोरम, पावर्स ऑफ पार्लियामेंट
टू एक्ट नॉट withstanding vacancies and quorum। ये है आपका आर्टिकल 100। इसमें भी अगर आपको चेंज करना तो आप इजीली कर सकते हो बिना किसी स्पेशल फॉर्मेलिटीज के। उसके बाद है आपका प्रिविलेज ऑफ पार्लियामेंट 105। privileges of members of parliament, ये किस में है? 105 में है। और इसी में स्टेट का भी लिख लेते हैं। 105 में 89 आप जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 194। सो ये 194 में हो गया। प्रिविलेज ऑफ मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। अब ये क्या होते हैं वो हम अलग से पढ़ेंगे फिर। तो ये आपका इसमें हो गया स्टेट लेजिस्लेचर का प्रिविलेज हो गया। एक सेकंड बस। ठीक है, एक है आपका प्रिविलेजेज ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर 194 में ये आ जाएगा। उसके बाद अगला है प्रिविलेज हो गया। उसके बाद सैलरी का भी है। सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, ये आपका हो गया आर्टिकल 106। और आप 106 में अगर 89 जोड़ेंगे तो वो आएगा आपका 195 प्लस 195 में आ गया ये 195 में आ गया सैलरी अलाउंस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। तो ये आपका हो गया सैलरी एंड अलाउंस में। उसके बाद है बहुत सारे हैं इसमें, एक्चुअली जितने आ जाए मुझसे वो बता देता हूँ मैं आपको। यूज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इन पार्लियामेंट, ये आर्टिकल 123, सॉरी 120 क्लॉज 3। 123 में तो ऑर्डिनेंस है। एक है आपका यूज ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज, ये है आपका आर्टिकल 343, ये भी इसी में आता है। ठीक है, आपको एग्जॉस्टिव लिस्ट में आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, ये आपको 1 बाय 1 करके लिखते हुए चलना है। उसके बाद लिखेंगे जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 138 में है। तो यहाँ पे लिखेंगे enlargement of jurisdiction of Supreme Court ये है आपका आर्टिकल 138 में। उसके बाद देखेंगे रूल्स एंड प्रोसीजर फॉर पार्लियामेंट, ये है आर्टिकल
118 में अब इसमें फिर 89 जोड़ेंगे तो आपका रूल्स एंड प्रोसीजर फॉर स्टेट लेजिस्लेचर आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आर्टिकल 189 इसमें अपन जोड़ेंगे तो ये आएगा 89 जोड़िए इसमें। वन 107 आया, ठीक है, 107 ही आएगा ना, सॉरी 207। तो यहाँ पे लिख देंगे 207, इसमें आ जाएगा R&P फॉर स्टेट लेजिस्लेचर। उसके बाद अगला है आपका कोरम एंड पावर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। वो कोरम था पार्लियामेंट में 100 में, तो ये हो जाएगा 189। तो ये 1 बाय 1 करके लिखते चलना आप। 189 में क्या आ जाएगा बताओ? कोरम ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। फिर है आपका आर्टिकल 82 में आ जाएगा डिलिमिटेशन। और इसी के साथ 170 में भी आ जाएगा डिलिमिटेशन ऑफ सीट्स इन पार्लियामेंट। और यहाँ आ जाएगा डिलिमिटेशन ऑफ सीट्स इन स्टेट लेजिस्लेचर। वन 170 में ही आ जाएगा। उसके बाद कुछ शेड्यूल्स हैं जहाँ पे ज़रूरत नहीं है स्पेशल मेजॉरिटी की, तो वो है आपकी शेड्यूल 5 एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट फॉर द शेड्यूल्ड एरियाज एंड ट्राइबल एरियाज। अगला है शेड्यूल 6। ये भी यही है लेकिन ये 4 राज्यों के लिए स्पेसिफिक है। एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट फॉर शेड्यूल्ड एरियाज एंड ट्राइबल एरियाज इन आसाम, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय। सो ये आपका हो गया अगला। सो इन सब को अमेंड करने के लिए चाहिए सिंपल मेजॉरिटी, ठीक है। आपको कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पे। एक और है यहाँ पे, वो नंबर ऑफ प्यूनी जजेज आर्टिकल 124 में है, वो भी आप लिख लीजिए, मैं लिख देता हूँ। नंबर ऑफ प्यूनी जजेज आर्टिकल 124, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय में चीफ जस्टिस के अलावा और कितने जज होंगे, इनकी संख्या का निर्धारण करने के लिए भी अगर कोई हमें संख्या इनकी घटानी है या बढ़ानी है,
सो पार्लियामेंट बाय लॉ कैन डिसाइड बाय सिंपल मेजोरिटी। उसके लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशन में कोई स्पेसिफिक फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये सिंपल मेजोरिटी आपको समझ में आया, आई होप। अब लिखेंगे हम इसी में स्पेशल मेजोरिटी, जो मैं आपको पढ़ा चुका हूं, आर्टिकल 368। आर्टिकल 368 में स्पेशल मेजोरिटी का प्रोविजन है। स्पेशल मेजोरिटी के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे, इसमें स्पेशल मेजोरिटी क्या होती है, मैं स्पेशल मेजोरिटी में पढ़ा चुका हूँ पहले ही, लेकिन जिन बच्चों ने वीडियो नहीं देखा मैं दोबारा उनको बता देता हूँ। ये चाहिए 2/3 मेजोरिटी ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग प्लस 50% ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ हाउस। यानी कि टोटल जो प्रेजेंट और वोट डालने वाले हैं उनका 2/3 प्लस 50% ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ हाउस। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं 545 लोकसभा के मेंबर्स हैं, तो 545 में से आप जो प्रेजेंट है वो लेट से 500 प्रेजेंट हैं, एंड 50 जो है वो नॉन वोटिंग है। तो प्रेजेंट एंड वोटिंग कितने हैं, 450। तो 2/3 मेजोरिटी क्या हो जाएगी बताओ, 450 इंटू 2/3, ये आ जाएगी आपकी 300। यानी कि 300 मेंबर्स का आपको क्या चाहिए, सपोर्ट चाहिए। दोबारा समझ लो, 545 में से 500 ही प्रेजेंट हैं, उनमें से भी 50 लोगों ने वोट नहीं डाला है। तो टोटल जो लोग जो प्रेजेंट है और जिन्होंने वोट डाले हैं वो हैं 450। तो इसका 2/3 कितना हो जाएगा, 300। तो 300 तो ये चाहिए नॉट लेस देन 300। ठीक है, यहाँ पे एक टर्म होती है नॉट लेस देन, प्लस प्लस आपको 545 का एब्सोल्यूट 50% चाहिए, यानी कि टोटल जितने मेंबर हैं उसका 50%। तो वो हो जाता है आपका 273। तो ये दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए लोकसभा में अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना है तो। सो रिमेनिंग कॉन्स्टिट्यूशन विल बी अमेंडेड अंडर आर्टिकल 368 अडॉप्टेड फ्रॉम इंस्पायर्ड फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका। सो ये आप लिख लेना, तो यहाँ पे लिखेंगे रिमेनिंग कॉन्स्टिट्यूशन adopted from remaining constitution adopted from South Africa amended using article 368। ठीक है, और उसके लिए किस तरह की मेजोरिटी चाहिए ये आपको मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूं। अब यहाँ से किस किस को अमेंड करेंगे, तो यहाँ से रिमेनिंग जितना भी है वो पूरा यहीं से अमेंड होगा, तो आपको बताने की जरूरत तो नहीं है। ठीक है, तो एक और हो जाएगा इसमें, इफ, ये तो हो गया आपका फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन में सिंपल मेजोरिटी हो गया, ये हो गया आपका रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन में। अब बात करते हैं जहां पे एक्सट्रीमली रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी कि बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है, तो वो है ये। इसमें क्या चाहिए,
इसमें चाहिए आपको स्पेशल मेजोरिटी प्लस 50% ऑफ टोटल मेंबरशिप मेजोरिटी। ये तो चाहिए ही चाहिए। ये हो गया, एक और प्लस लगा के, मोर देन हाफ ऑफ स्टेट्स रेटिफिकेशन, यानी कि आधे से अधिक राज्यों में। और यहाँ पे ये किससे चाहिए? सिंपल मेजोरिटी से चाहिए। लेकिन इस तरह की मेजोरिटी आपको कहां पे चाहिए? व्हेन कॉन्स्टिट्यूशन इज आल्सो अमेंडिंग फेडरल प्रोविजंस, यानी कि जब संघात्मक जो प्रावधान है उनमें अमेंडमेंट किया जाए। सो कंडीशन क्या है? व्हेन अमेंडमेंट इज related to federal provision of our constitution, when amendment is related to federal provision or of our constitution, यानी कि जब हमारे संविधान में संघात्मक मामले, अब संघात्मक मामले कौन कौन से हैं, ये भी इंपॉर्टेंट बात है। एक एक करके हम उनको देखते हैं। यहां तक आपको क्लियर है सारा पॉइंट? चलो, सो लाइक एग्जाम्पल्स मैं आपको देता हूं इसके, फेडरल प्रोविजन कौन कौन से हैं। जैसे एक है आर्टिकल 54 एंड 55, ये है मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के चुनाव की जो प्रक्रिया है, निर्वाचन प्रक्रिया, वो है 54 एंड 55 में। उसके बाद है आर्टिकल 73, इसमें है एक्सटेंट ऑफ एजुकेटिव पावर्स ऑफ यूनियन, यानी कि यूनियन पार्लियामेंट की क्या, एजुकेटिव को बोलते हैं विधायी, विधायी नहीं सॉरी, कार्यपालिका शक्ति। तो यहाँ पे लिखेंगे एक्सटेंट ऑफ एजुकेटिव पावर्स ऑफ यूनियन। उसके बाद इसमें अपन 89 जोड़ेंगे। 89 जोड़ने पर जो आएगा वो आ जाएगा एजुकेटिव पावर्स ऑफ, तो ये आ जाएगा आपका 162। ठीक है, तो 162 में क्या आ जाएगा? एक्सटेंट ऑफ एजुकेटिव पावर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। उसके बाद अगला है एनी अमेंडमेंट रिलेटेड टू पावर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ अमेंडमेंट रिलेटेड अमेंडमेंट रिलेटेड विद प्रोविजंस ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद अगला है
7th शेड्यूल की किसी भी लिस्ट में अगर कोई अमेंड करना है तो, लाइक यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट या कॉन्करेंट लिस्ट, तीनों लिस्ट है, उनमें अगर कोई भी अमेंडमेंट करना है तो उसके लिए आपको स्टेट्स का रेटिफिकेशन चाहिएगा ही चाहिएगा। सो फिर लिखेंगे अमेंडमेंट related with any of the list in 7th schedule। 7th शेड्यूल में अगर कोई भी अमेंडमेंट करना है लिस्ट में तो आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। और अगर कोई भी संवैधानिक मामला ऐसा है जो स्टेट लिस्ट के अंडर आता है तो फिर आपको जैसे मैंने कोऑपरेटिव सोसाइटी का आपको मेजोरिटी वाले वीडियो में बताया था, तो वहाँ पे भी आपको स्टेट का रेटिफिकेशन करना ही होगा। तो फिर एक और हो जाएगा, वो है इफ एनी अमेंडमेंट इफेक्ट स्टेट लिस्ट ऑफ 7th शेड्यूल। स्टेट लिस्ट के किसी भी सब्जेक्ट को अगर कोई अमेंडमेंट इफेक्ट करता है तो वहां पर भी स्टेट का रेटिफिकेशन चाहिएगा। दोबारा मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ। कॉपरेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए जो वॉलेंट्री फॉर्मेशन के लिए जो 97th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आया था 2011 में, सुप्रीम कोर्ट ने उसके कुछ पार्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल कह दिया था, केवल इसलिए क्योंकि मोर देन हाफ ऑफ द स्टेट्स का रेटिफिकेशन वहां पर नहीं मिला था। एक केस आया था राजेंद्र एन साहब, वहां पर उसको जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल कह दिया था। ऑल दो उसी केस में मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए वो वैलिड बताया था, बाकी उसको वॉइड कर दिया था 97th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के कुछ पार्ट को। तो इसलिए क्या है कि स्टेट लिस्ट का अगर कोई भी सब्जेक्ट है उसको अगर कोई इफेक्ट करता है तो फिर वहां पे भी अपन को क्या मोर देन 50% ऑफ द स्टेट्स क्या चाहिए, रेटिफिकेशन चाहिएगा ही, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है। सो ये है आपका प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट फॉर एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन। अब इंटरेस्टिंग बात क्या है इसकी, आर्टिकल 368 में तो ये लिखेंगे हम 24th अमेंडमेंट एक्ट 1971। इस अमेंडमेंट ने क्या किया था, इस अमेंडमेंट ने बहुत ही सरकमस्टांशियल एक चेंज लेकर के आए थे। एक बहुत बड़ा विवाद था वेदर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आर द लॉ विद इन द डेफिनेशन ऑफ आर्टिकल 13। तो इसने क्या किया, आर्टिकल 13 को अमेंड किया और वहां पर लिख दिया दैट प्रोविजन ऑफ दिस आर्टिकल डज नॉट अप्लाई टू एनी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। यानी कि किसी भी संविधान संशोधन पर अनुच्छेद 13 के जो लॉ की डेफिनेशन है वो नहीं लगती है। सामान्य भाषा में बात करूं तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आर नॉट लॉ, नॉट लॉ within definition of आर्टिकल 13। संविधान संशोधन अधिनियम अनुच्छेद 13 में जो कानून की परिभाषा है उन पर लागू नहीं होगा। इसका मतलब क्या है कि आर्टिकल 13 क्लॉज 2 क्या कहता है कि पार्लियामेंट शैल नॉट मेक एनी लॉ दैट अब्रिज और टेक अवे एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स गिवन इन दिस पार्ट and to the inconsistency it will be to the extent of inconsistency it will be void or nullified। तो कोई भी संविधान कोई भी सरकार ऐसा कोई संशोधन या फिर ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगी जिससे
भाग 3 में जो मौलिक अधिकार हैं आ, उनमें काट छांट हो या उनमें कोई भी प्रावधान हो। तो 1971 में ऐसा किया गया। ऐसा क्यों किया गया इसको भी हम थोड़ा सा समझेंगे। इसके लिए एक अलग से मैं क्लास लूँगा, वहाँ पे हम बहुत सारे केसेस की स्टडी करेंगे, उसमें केशवानंद भारती आएगा। अभी हम प्रोसीजर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट समझ रहे हैं, तो अभी मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। अभी मैं थोड़ी देर बाद आपको ये समझाता हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि सरकार, यूनियन पार्लियामेंट संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान में कहीं पर भी संशोधन कर सकती है। उसके बाद इसमें एक और प्रोविजन आया था आर्टिकल 24 में, और वो ये था कि प्रेसिडेंट डज नॉट possess any kind of veto regarding constitution amendment। यानी कि हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास आर्टिकल 111 में जो संविधान को संशोधित करने के वो सॉरी आर्टिकल 111 में जो वीटो पावर्स हैं उनका यूज प्रेसिडेंट यहाँ पर नहीं कर सकता, यानी कि प्रेसिडेंट को साइन करने ही होंगे। तो इन्होंने क्या किया, पहले था विल, प्रेसिडेंट विल साइन ऑन इट आर्टिकल 368(3) में, और उस विल की जगह इन्होंने सेल कर दिया बस इस 24th में। तो अब प्रेसिडेंट के पास कोई भी वीटो पावर नहीं है। सामान्य भाषा में कहें तो नो वीटो पावर। बात खत्म। अब क्या है, 42nd जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट था उसमें एक और प्रावधान आया था कि पार्लियामेंट हैव अनलिमिटेड पावर रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एंड नो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट शैल बी क्वेश्चनड इन कोर्ट ऑफ लॉ। ये 368 में 45 एक नया क्लॉज ऐड किया था 42nd ने, जिसको बाद में मिनर्वा मिल्स एक केस आया था 1980 में। उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन कर दिया ये कह के कि पार्लियामेंट की अमेंडिंग जो पावर है वो पार्लियामेंट की डिस्ट्रक्शन की पावर नहीं है। यानी कि संसद संविधान में संशोधन तो कर सकती है लेकिन संविधान को नष्ट नहीं कर सकती है। तो ये मिनर्वा मिल्स में ऐसा कहा गया था, और वहां पर बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को दोबारा रीअफर्म किया जो केशवानंद भारती में आया। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिसको अपन बाद में डिस्कस करेंगे। एक्चुअली ये स्टार्ट होता है सांकरी प्रसाद से। ए के गोपालन और सांकरी प्रसाद दो केस आए थे 1950 और 51 में। उनमें ये प्रावधान बनाया था कि पार्लियामेंट के पास अनलिमिटेड लेजिस्लेटिव पावर है। ए के गोपालन में, सांकरी प्रसाद में तो क्लियर क्लियर कह दिया था कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट लॉ नहीं है, अर्थात कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट कैन चेंज अमेंड और इवन अब्रेज और टेक अवे एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट। ठीक है, बाद में सज्जन सिंह में भी यही कर दिया गया। उसके बाद 67 में जो केस आया था वो आया था गोलकनाथ, और फिर आया था आरसी कूपर, और फिर आया था माधवराव सिंधिया। इन केसेस को हम अलग से स्टडी करेंगे। इन केसेस में क्या कहा गया कि फंडामेंटल राइट्स होल्ड सैक्रोसैंक्ट पोजीशन। हैंस एक और आया था चंपाकन दोराई रंजन, उसमें भी यही कहा था कि फंडामेंटल राइट्स को अमेंड किया जा सकता है। गोलकनाथ में, माधवराव सिंधिया में, आरसी कूपर में, गोलकनाथ सबसे ज्यादा फेमस था इसमें, उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट संविधान संशोधन के माध्यम से मौलिक अधिकारों को, फंडामेंटल राइट्स को अमेंड नहीं कर सकता। उसके बाद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल और जुरिस्प्रूडेंस की जो हिस्ट्री है उसमें 13 जजेज की बेंच बैठी 24 अप्रैल 1973 को। जस्टिस एस.एम. सीकरी वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट कैन अमेंड फंडामेंटल राइट्स ऑब्वियसली। दे आल्सो अपहेल्ड द वैलिडिटी ऑफ 24th अमेंडमेंट एक्ट, बट देयर आर सर्टेन इम्प्लाइड लिमिटेशंस ऑन द पार्लियामेंट।
that they cannot affect, take away, remove the basic structure of our constitution. तो यहाँ से एक बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन आती है जिसके हम अलग से चैप्टर वाइज डिस्कस करेंगे। और इस केशवानंद भारती के रिस्पॉन्स के लिए 42nd में एक प्रोविजन आया कि नो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट शैल बी क्वेश्चनड इन कोर्ट ऑफ लॉ, यानी कि सरकार ने अगर संविधान संशोधन के माध्यम से कुछ भी किया है तो आप किसी भी अदालत में उसके खिलाफ जो है वो पुनर्विचार के लिए या उसको उसके वैधानिकता की जांच के लिए अपील नहीं कर सकते हैं। एंड देन देयर कम्स मिनर्वा मिल्स केस, उसमें जो सेक्शन 4 और 5 थे आर्टिकल 368 में, उनको स्ट्रक डाउन किया एंड बेसिक स्ट्रक्चर कीप इंटैक्ट। समझ में आया आपको पूरा जर्नी? ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको अलग से हम डिस्कस करेंगे। अभी के लिए बस मैं 42nd में क्या प्रावधान बनाया था वो लिख रहा हूँ। 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 made provision that no constitution amendment act shall be questioned in कोर्ट ऑफ लॉ। यहाँ पे लिखेंगे 368(4)(5), बट इट वॉज स्ट्रक डाउन और डॉक्ट्रिन ऑफ ऑटोमेटिक रिवाइवल आया था। आर्टिकल 31C भी प्ले में आता है यहाँ पर। बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का एक जर्नी है। अभी तो मैं प्रोसीजर की बात कर रहा हूँ बस, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी लिखेंगे हम, मिनर्वा मिल्स केस, मिनर्वा मिल्स केस struck down such provisions. Now judicial review is available even against कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। अभी पोजीशन ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के अगेंस्ट भी हमारे पास जुडिशियल रिव्यू है, ठीक है। ये जो लेजिस्लेटिव जर्नी है, वेदर पार्लियामेंट कैन अमेंड फंडामेंटल राइट और नॉट, आर्टिकल 31C, मिनर्वा मेल्स, एंड देन मैंने क्या गांधी ड्यू प्रोसेस पर जो बहस थी, AK गोपालन जो ड्यू प्रोसेस पर अगेन जो बहस थी, सज्जन सिंह 4th अमेंडमेंट पर जो बहस थी, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट पर बहस थी, IR कोएलो भी प्ले में आता है, जो 31B 9th शेड्यूल की बात करते हैं, उसमें भी जो बहस थी, वो पूरी की पूरी जो जर्नी है उसका एक अलग से क्लास मैं बनाऊंगा होपफुली, तो हम वहाँ पर उसको डिस्कस करेंगे। अभी के लिए मैंने आपको प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट बताया है। अभी जुडिशियल रिव्यू अवेलेबल है, प्रेसिडेंट साइन नहीं कर सकते, ही हैज़ नो वीटो पावर टिल टुडे। ये उनसे छीन ली गई थी 1971 में, उससे पहले उनके पास वीटो पावर थी। ऑल्दो प्रेसिडेंट रियरली यूज वीटो पावर, अगर मुझे ठीक से याद है तो शायद एब्सोल्यूट वीटो 1-2 बार यूज हुआ है, सस्पेंसिव वीटो अब्दुल कलाम ने 1 बार यूज किया था प्रेसिडेंट ने, और पॉकेट वीटो भी ज्ञानी जैल सिंह प्रेसिडेंट ने 1 ही बार यूज किया। तो टोटल 4 बार ही वीटो पावर यूज हुई है आज तक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। सो इसकी आवश्यकता थी नहीं, बट अब इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने ऐसा किया। क्यों किया, कैसे किया, किन हालातों में किया, इसको हम फर्दर क्लासेस में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का प्रोसीजर तो समझ में आ गया होगा। इससे ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं है, और इससे ज़्यादा कभी किसी एग्जाम में यहाँ से कुछ आया नहीं। केस स्टडी अलग है, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।